अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ASTM स्टैंडर्ड एंड सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। ये हमारे पास बेसिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट एंड सीमेंट स्टैंडर्ड। ये जितनी भी स्टैंडर्ड आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ASTM C39 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सिलेंडर। ये स्टैंडर्ड हमारे पास जितनी भी हम कंक्रीट सिलेंडर यानी हम जब भी कंक्रीटिंग करते हैं हम हर कंक्रीटिंग में सिलेंडर को फिल करते हैं, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है हमारे पास ASTM C39। पर्पस इसका क्या है? डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पाइसमैन। इसका मतलब है कि हम जो कंक्रीट हम करते हैं उस स्ट्रक्चर की, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कॉलम हो सकता है, बीम हो सकता है, फाउंडेशन हो सकती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फाइंड करते हैं इस टेस्ट से। टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड सिलेंडर साइज़ हमारे पास क्या है? इसका जो साइज़ होता है 150 mm x 300 mm 6 इंचज़ x 12 इंचज़। ये एस पर ASTM C39 है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ प्रोजेक्टों पे होता है इसका जो साइज़ होता है वो 150x 150x होता है और इसका डाया भी 150x यानी 150 mm ही होता है। ये डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ASTM C39 में जो बेसिक यूज़ हुए वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है उसमें इससे भी इसका साइज़ चेंज हो, लेकिन ये जो मैंने लिए ASTM C39 से लिया है। इस पे आपने लोड कितना अप्लाई करना है? लोड अप्लाई एट 0.25 MPa पर सेकेंड टू 0.34 MPa मेगा पास्कल पर सेकेंड अंटिल फेलियर। आपने तब तक इस पे लोड अप्लाई करना है जब तक इसका फेलियर ना हो जाए, यानी ये क्रैश ना हो जाए। आपने इस पे कितना लोड अप्लाई करना है? 0.25 MPa यानी मेगा पास्कल पर सेकेंड टू 0.34 मेगा पास्कल पर सेकेंड। स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ वैल्यू, इसमें ये बताया है ना कि आपकी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कितनी होनी चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग की कितनी होनी चाहिए और ब्रिजेस एंड हैवी स्ट्रक्चर की कितनी होनी चाहिए। ये आपके डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। दूसरी आपके डिज़ाइनर पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपका डिज़ाइन, आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। ये आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी देता है, लेकिन यहाँ पे ASTM C39 पे जो डिफ़ाइन हुई है वो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर 20 to 25 MPa यानी 3000 से लेकर 3500 PSI तक होना चाहिए रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कमर्शियल बिल्डिंग का कितना होना चाहिए? 30 to 40 MPa। ये हमारे पास बनता है 4500 से लेकर 6000 PSI तक। ब्रिजेस एंड हैवी स्ट्रक्चर का कितने होना चाहिए? ग्रेटर देन आपका 50 MPa होना चाहिए, 7250 PSI होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करनी है, ये MPa से आपने कन्वर्ट किस तरह करना है PSI में। अगर आप इसको 25 MPa है एग्जांपल मेरे पास, तो आप इसको 25 मल्टीप्लाई बाई 145.038 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास PSI में इसकी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपने? अब एग्जांपल मेरे पास MPa में है 30 MPa, मैं इसको PSI में किस तरह कन्वर्ट करूँगा? 30 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 145.038 से। ठीक है, तो हमारे पास PSI में इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ASTM C143 स्लम टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी। स्लम टेस्ट अक्सर हमारे पास जितनी भी हम कंक्रीटिंग करते हैं स्लम टेस्ट लाजमी हम करते हैं। पर्पस क्या है इसका? डिटरमाइन वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। वर्केबिलिटी का मतलब ये है ना कि हम इसके वर्केबल चेक करते हैं कि क्या ये जो कंक्रीट हम कर रहे हैं ये वर्केबल है इस स्ट्रक्चर के लिए कि नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब ये है ना कि क्या जो हम कंक्रीट कर रहे हैं, जो फ्रेश कंक्रीट कर रहे हैं, ये इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो इसका स्टेबल है इस स्ट्रक्चर की नहीं, यानी इस स्ट्रक्चर के लिए ये कंप्रिहेंसिव स्टेट इसका अचीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें इसका फ़्लो जो है, फ़्लो आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका कंसिस्टेंसी का ये मतलब है। प्रोसीजर इसका क्या है? कंक्रीट प्लेस इन 3 लेयर विद 25 रोड स्टॉक पर लेयर, कौन लिफ्टेड एंड स्लम मेजर इन mm। प्रोसीजर इसका क्या है? इसका जो हम कौन फिल करते हैं, कौन हमारे पास इसका एग्जांपल कौन हमारे पास कितना होता है? हाइट हमारे पास कौन की जो होती है वो 300 mm होती है। टॉप डाया इसका हमारे पास 100 mm का होता है, बॉटम डाया हमारे पास 200 mm का होता है। 3 लेयर में हम इसको फिल करते हैं। हर लेयर हम 25 रॉड स्टॉक से इसको फिल करती है, यानी एक लेयर हम फिल कर लेते हैं 25 स्टॉक लगा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेयर फिल कर लेते हैं उसमें भी हम 25 रॉड स्टॉक लगा लेते हैं।
एक्सेप्टेबल स्लम्प वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ये स्लम्प वैल्यू हमारे पास एस पर ASTM C443 है। अब हमारे पास पेवमेंट हमारे पास कितनी है, 25 से लेकर 75 mm, स्ट्रक्चरल कंक्रीट 75 से लेकर 150 mm हमारे पास होनी चाहिए। पंप कंक्रीट हमारे पास कितना होना चाहिए, 100 mm से लेकर 175 mm तक होना चाहिए। अच्छा, आपका स्लम्प चेंज हो सकता है। आरामको प्रोजेक्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो 150 से लेकर 200 तक हो सकता है। इसमें डिफरेंट आ सकते हैं, आप स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। दूसरा आपका वेदर कंडीशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वेदर कंडीशन क्या है, ये आपका हाई हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड में मैंने डिफाइन की जो ASTM C143 में है वो हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है ASTM C150 स्टैंडर्ड फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। पर्पस हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसका मकसद क्या है, हमारे पास ASTM C150 का डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन कर लेता है पोर्टलैंड सीमेंट का। अब ये वो स्टैंडर्ड है जो हम डेली बेस पे भी यूज़ करते हैं। इसमें अगर सीमेंट देखे, कंक्रीट देख ले, या हमारे पास जो मेन यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड है वो मैं आप लोग के साथ डिफाइन करता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की लिमिट कितनी होनी चाहिए, की लिमिट हमारे पास फाइनेस, यानी इस सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में हमारे पास फाइनेस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 280 मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड है। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो हमारे पास ग्रेटर देन 45 मिनट, यानी 45 मिनट के बाद हमारे पास इसका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। कुछ प्रोजेक्ट पे, कुछ स्टैंडर्ड में ये भी होता है कि ये 30 to 40 मिनट्स में इसका इनिशियल टाइम स्टार्ट हो जाता है। फाइनल इसका जो सेटिंग टाइम है वो हमारे पास 6 to 8 आवर हो सकते हैं। और हमारे पास मिनट्स में कितने हैं, एज पर ASTM C150 375 मिनट्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ MPa में हम देख ले अगर, तो हमारे पास 3 डेज़ के बाद हमारे पास इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव होगा वो 12 MPa होना चाहिए। 7 डेज़ के बाद इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 19 MPa अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट स्टैंडर्ड ASTM C33 कंक्रीट एग्रीगेट। पर्पस इसका हमारे पास क्या है, स्पेसिफाई ग्रेडिंग, क्लीननेस एंड क्वालिटी ऑफ द एग्रीगेट। इस स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रेडेशन डिफाइन हो जाती है, क्लीननेस यानी हमारा जो एग्रीगेट है इसमें कितनी क्लीननेस हो रहे हैं, और इसकी क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी के मुताबिक है। जितनी हमारे पास क्वालिटी अचीव होगी उतनी हमारे पास इसकी अचीवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव अच्छी तरह होगा। की लिमिट हमारे पास क्या है, AS पर ASTM C33 फाइन एग्रीगेट फाइनेस मॉडुलस। इसका जो FM है हमारे पास है वो 2.3 से लेकर 3.1 तक होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट साइज हमारे पास 19 mm से लेस होना चाहिए, यानी 3/4 इंचज़ फॉर मोस्ट स्ट्रक्चर कंक्रीट। क्ले लम्प्स एंड फेरिएबल पार्टिकल हमारे पास लेस देन 1% इसमें होनी चाहिए, यानी जो क्ले लम्प्स इसमें होनी चाहिए, क्ले के पार्टिकल वो हमारे पास लेस देन 1% होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ASTM है वो C136 सीव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट। ये अभी आप खुद चेक कर सकते हैं कि जितनी भी हम मोस्टली यूज़ ASTM स्टैंडर्ड है डेली बेस पे, डेली प्रोजेक्ट्स भी यूज़ करते हैं ना, वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक भी अगर आपको पता हो तो उससे भी आपकी नॉलेज को, आपकी कॉम्पिटेंसी का पता लग जाता है कि अगला बंदा किस तरह है, किस लेवल में है। पर्पस क्या है हमारे पास इस स्टैंडर्ड का, डिटरमाइन ग्रेडिंग ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। सीव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल करते हैं हम, यानी एग्जांपल हम इसका फाइन एग्रीगेट भी ले सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी ले सकते हैं, इसमें हम ग्रेडेशन करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास क्या है, सैंड फाइन एग्रीगेट में हमारे पास 100% पासिंग हमारे पास 4.7 mm सीव का होना चाहिए, यानी 4.7 mm सीव से हमारे पास इसकी जो पासिंग है सैंड की वो 100% होनी चाहिए। कोर्स एग्रीगेट हमारे पास जो इसका साइज़ है 19 mm मैक्सिमम हमारे पास जो साइज़ है कोर्स एग्रीगेट का वो हमारे पास 95 से लेकर 100% तक इसका पासिंग होनी चाहिए 19 mm सीव से, यानी 19 mm सीव से हमारे पास इसकी पासिंग कितनी होनी चाहिए इस कोर्स एग्रीगेट की, 95 से लेकर 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील रीइंफोर्समेंट स्टैंडर्ड ASTM A615 डिफॉर्म स्टील बार ऑफ कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। स्टील का स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सा है, ASTM A615। पर्पस क्या है हमारे पास, स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स। स्टील बार की जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है वो ASTM A615 के में डिफाइन हुई है। स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कितना होना चाहिए, ग्रेड 40 का अगर हमारे पास स्टील है तो उसका यील्ड हमारे पास कितना होना चाहिए, 280 MPa। अल्टीमेट इसका जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमारे पास
420 MPa होना चाहिए। ग्रेड 60 का हमारे पास yield स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 420 MPa। अल्टीमेट इसके हमारे पास कितना होना चाहिए, 620 MPa होना चाहिए। बेंड्स टेस्ट, इसमें हम जब बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, नो क्रैक्स आफ्टर बेंडिंग 180। इसका मतलब है कि एस पर ASTM 615 के मुताबिक हमारे पास जो स्टील का बेंडिंग है, अगर हम 180 सेंटीग्रेड तक भी इसको बेंड कर दें तो उसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। तो ये मोस्टली ASTM जो यूज़ होने वाला है स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए, ASTM A615। नेक्स्ट है हमारे पास ASTM D698 स्टैंडर्ड प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, ASTM 698। पर्पस हमारे पास क्या है, डिटरमाइन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। प्रोक्टर टेस्ट से हम हमेशा ऑप्टिमम OMC इसको कहते हैं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी MDD फाइंड करते हैं प्रोक्टर टेस्ट से। इसमें हमारे पास पता लगता है कि हमारे मटेरियल में कितना हमारे पास इसका MDD है यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है हमारी मटेरियल की, और मॉइस्चर कंटेंट यानी इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है। टिपिकल वैल्यू हमारे पास क्ले सॉइल का हमारे पास MDD कितना होना चाहिए, 1.6 से लेकर 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। OMC हमारे पास कितना होना चाहिए इसका, 15 से लेकर 25% तक इसके में हमारे पास इसका OMC होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेनुलर सॉइल, हमारे पास इसका MDD कितना होना चाहिए, 1.9 से लेकर 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। OMC हमारे पास कितना इसका होना चाहिए, 8 से लेकर 12% हमारे पास होना चाहिए। ये MDD वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हर मटेरियल की चेंज हो सकती है, लेकिन एज़ पर ASTM D698 में जो डिफ़ाइन हुई है क्ले सॉइल के लिए और ग्रेनुलर सॉइल के लिए, वो मैंने यहाँ डिफ़ाइन की। ये हर मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका OMC भी चेंज हो सकता है, एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है, आपके मटेरियल पे भी डिफ़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ASTM है, ASTM D1559 मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। पर्पस क्या है, हमारे पास मेजर असफाल्ट मिक्स स्टेबिलिटी एंड फ्लो। इस टेस्ट का हमारे पास मकसद है कि हम जो असफाल्ट कर लेते हैं उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं और इसकी जो फ्लोइनेस है वो चेक करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन 5 kN फॉर हैवी ट्रैफिक। जिस रोड पे ऊपर हमारी हैवी लोड व्हीकल मूव करती है वहाँ हमारे पास लोड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 kN होना चाहिए। फ्लोइनेस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 to 4 mm हमारे पास होनी चाहिए। टेस्ट मेथड इसका क्या है, कंपैक्ट असफाल्ट सैंपल अप्लाई लोड एट 50 mm पर मिनट, रिकॉर्ड पीक फोर्स। इसका मतलब है कि हम इसका जो सैंपल ले लेते हैं वो कंपैक्ट असफाल्ट सैंपल ले लेते हैं, अप्लाई उस पर हम लोड कर लेते हैं कितना, 50 mm पर मिनट, रिकॉर्ड पीक फोर्स यानी इस पे वो लोड अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, 50 mm पर मिनट हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे। तो उस टेस्ट से हमें मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से हमें असफाल्ट का जो स्टेबिलिटी है वो भी पता लग जाता है और इसकी जो फ्लोइनेस है वो भी पता लग जाती है। बाकी इन टेस्टों को आप डिटेल से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट मोस्टली यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड है जो मैंने डिफ़ाइन किए। तो ये थी मोस्टली यूज़ होने वाले हमारे पास स्टैंडर्ड, आप इनको चेक कर रही, ये डेली बेस पे प्रोजेक्टों पे हमारे पास यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड है और बेसिक स्टैंडर्ड है। अगर आपको बेसिक भी पता हो तो ये भी आपकी नॉलेज को प्रेजेंट कर सकती है। बाकी जब आप इसको खुद परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से आपको डिटेल से पता लग जाएगी। इस पे आप मज़ीद काम करें, इनको डिटेल से चेक करें। नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड कि सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में इनकंक्लूड स्टैंडर्ड के मुताबिक उनमें जो डिस्क्राइब हुई है, जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि हमारे पास उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, सीमेंट सैंड कंक्रीट के बारे में क्या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन पे आप ज़रूर काम करें। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट हो तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप ASTM और इसका जो कोड है वो दे दें, वहाँ से आप उसको डिटेल से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।